अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रेड लाउंज में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अबू अलिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के हर चैनल पर शोबिस से मुतल्लिक़ कोई ना कोई प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान की ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री इतनी अहमियत की हामिल है कि यहाँ पर क्या हो रहा है इससे नाज़रीन हर वक्त बाखबर रहना चाहते हैं। तो ख्याल आया कि उन्हें एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिसमें शोबिस, फ़िल्म, थिएटर, अदब से ताल्लुक़ रखने वाली चीदा चीदा शख्सियात को मदऊ किया जाए और उनसे वो सवालात किए जाएँ जिनको करने से मसलहतन गुरेज़ किया जाता है। प्रोग्राम का फॉर्मेट इंफोटेनमेंट है, मगर ज़ोर इस बात पर है कि तुर्श और संजीदा सवालात पूछे जाएँ। हमारा प्रोग्राम देखकर आप इससे महज़ूज़ हों इसकी गारंटी नहीं है, मगर हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारा प्रोग्राम देखने के बाद शोबिस से मुतल्लिक़ आपकी मालूमात में इजाफ़ा ज़रूर होगा। हमारी कोशिश होगी कि शोबिस के चमकते दमकते पर्दे के पीछे छुपी हुई तल्ख़ सच्चाइयाँ और हकीकत आपके सामने लाएँ। हमारा आज का प्रोग्राम पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री से मुतल्लिक़ है। इस पर बात करने के लिए हमने मदऊ किया है इंतहाई कोना मश्क व स्टाइल एक्टर फ़ाइक खान साहब को, जो खैर से हैंडसम भी हैं। जी फ़ाइक खान। अस्सलाम वालेकुम। फ़ाइक, ये बताएं कि अगर आप एक अच्छे अदाकार हैं तो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में आपको अपनी जगह बनाने के लिए कितना अर्सा दरकार है? मेरा ख्याल है कि अगर आप टैलेंटेड है तो आपके साथ किस्मत का होना भी बड़ा ज़रूरी है। वो राइट मूव्स लेना बड़ा ज़रूरी है जो इंडस्ट्री के अंदर ली जाती हैं। वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, वो डायनामिक करिश्मा भी होना चाहिए जिससे आप, एक होता है सेंटर स्टेज ले लें कि स्ट्रॉन्ग मसल आपका इंडस्ट्री के ऊपर बैठे और लोगों को पता चले कि हाँ यार एक बड़ा टैलेंटेड बंदा आया, क्योंकि एक्सेप्ट करती है इंडस्ट्री टैलेंटेड लोगों को। बड़े बजट की ड्रामा सीरियल में एक अच्छा किरदार हासिल करने के लिए टैलेंट के साथ साथ और किस्मत के साथ, जैसा कि अभी आपने कहा, मज़ीद क्या चाहिए? आपको डायरेक्टर की गुड बुक में होना ज़रूरी है, प्रोड्यूसर की, या चैनल मालिकान की? चैनल मालिकान की। अगर आप चैनल मालिकान के फेवरेट हैं और उनकी गुड बुक में आते हैं और उनको आपका नाम याद है इनफैक्ट, तो फिर तो आप हर चीज़ के अंदर कास्ट हो रहे होते हैं, हर ड्रामा में कास्ट हो रहे होते हैं। आपको तकरीबन 13 बरस से ज़ायद हो गए हैं काम करते हुए। ऐसा कौन सा किरदार है जो आप आज तक कर चुके हैं और आप समझते हैं कि आपने बहुत उस किरदार से इंसाफ किया, और ऐसा कौन सा किरदार है जो आप करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आज तक आपको दिया नहीं गया? देखिए, मैंने थिएटर में, जब आर्ट्स काउंसिल में थिएटर करता था, तो एक ड्रामा था जिसमें फिज़िकली रिटार्डेड, मेंटली ठीक था वो कैरेक्टर, एक पेशेंट होता है जो कि बहुत इस तरीके से बात करता है। वो मैंने थिएटर में किया था। वो मुझे आज तक नहीं मिल पाया किसी भी ड्रामे में जिसकी तलाश है मुझे। और एक मैं बना था सरवर मुसी साहब के साथ, मैंने एक टेलीफिल्म की थी, उसमें मैं अंधा बना था। तो मैंने जितनी जान उस कैरेक्टर में लगाई थी, मैंने आज तक शायद किसी किरदार में इतनी जान नहीं लगाई। मैं आज से कुछ 12-15 बरस कबल मेरा पेशावर जाने का इत्तफाक हुआ और बदर मुनीर साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, वो हयात थे उस वक्त। तो एक पश्तो फिल्म की शूटिंग हो रही थी। तो जब उनसे बात हुई वक्फे के दौरान, तो उन्होंने कहा कि यार हम लोग यहाँ फ़िल्म की अदाकारी नहीं करते हैं, हम मज़दूरी करने आते हैं और हमसे मज़दूरी करवाई जा रही है, दिहाड़ी। अच्छा, अब जब मैं आता हूँ यहाँ पे कराची की आपकी या मेन स्ट्रीम जो आपकी बड़ी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, मैं इसको देखता हूँ, क्या हो रहा है, 12 घंटे की शिफ्ट है। डायरेक्टर को बाउंड किया गया कि आपने एक दिन में 15 सीन शूट करने हैं। आर्टिस्ट को कपड़े चेंज वो कर रहा होता है और बाहर जो असिस्टेंट डायरेक्टर है वो शो डाल होता है, सर कैमरा रेडी है, फ़ौरन आ जाएं। अच्छा, इस सिचुएशन के अंदर जब सीन्स को शूट नहीं किया जा रहा, छापा जा रहा है, एक आर्टिस्ट है, उसके पास कैरेक्टर अच्छा है, परफॉर्मेंस का मार्जिन भी उसके अंदर है, लेकिन उसको टाइम ही नहीं दिया जा रहा वो कि सेट के ऊपर आके अपने कैरेक्टर को डेवलप करे, तो आपको लगता है नहीं कि ये ड्रामा को नुकसान पहुंचा रहा है? और आप जैसे लोग जो संजीदा अदाकार हैं वो कैसे मैनेज कर पाते हैं इस चीज़ को? देखिए, पुराने ज़माने में क्या होता था, पीटीवी के अंदर, दुनिया को पता है, पीटीवी के स्टूडियोज़ के अंदर होती थी रिहर्सल्स, 3 कैमरा शूट होती थी। डायरेक्टर लाइक काज़म पाशा, जो मेरे फेवरेट डायरेक्टर रह चुके हैं, अब डायरेक्टर कराता था रिहर्सल्स, 2-2 3 दिन की उनके अपने ऑफिस के अंदर रिहर्सल होती थी। उसके बाद हम लोग सेट पे जाते थे, सेट पे भी रिहर्सल होती थी। एक होता है, एक वही वाली बात है कि आजकल लोगों को CR का मतलब पता है, कैमरा रिहर्सल। DR अगर बोलो तो बोलता है हाँ डायरेक्टर रिहर्सल, नहीं, इट्स अ ड्राई रिहर्सल, खुश्क रिहर्सल होती है, बिल्कुल निपतुली रिहर्सल होती है, जिसमें आप अपने डायलॉग्स, उनकी एंडिंग, पॉजेस, स्ट्रेस लॉक करते हैं, अपनी मूव्स को लॉक करते हैं। अब उसको ये लगी रहती है कि यार मेरे ऊपर बैठा है प्रोड्यूसर और चैनल, अगर मैंने 12-13 सीन नहीं किए तो मैं इनकी गुड लिस्ट से निकल जाऊंगा और मुझे हो सकता है नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी ना दे। और अगर वो 15-15 सीन करके लाएगा तो वो उनका सबसे फेवरेट पेट कंसिडर किया जाएगा। दिस इज़ द मेन पार्ट टू फोकस ऑन। अच्छा, ये बताइए कि जो बड़े अदाकार हैं वो ये कहते हैं कि जो मज़ाहिया अदाकारी है वो करना बहुत मुश्किल है। फ़ाइक खान कहता है कि मैं सिटकॉम नहीं करूँगा। आपको मज़ाहिया किरदार अदा करने में झिझक क्यों है, चिढ़ क्यों है, और सिटकॉम आप क्यों नहीं करना चाहते?
देखिए अगर मैं सच बात कहूँ ना इस वक्त आपके लाउंज में, अगर आप सच बोल रहे हैं तो हम एडिट नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल एडिट नहीं कीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अच्छी कॉमेडी कर नहीं सकता, ऐसा लगता है मुझे। ये ऐसा तो नहीं आप समझते हैं कि अच्छी कॉमेडी लिखी नहीं जा रही? सर ये अब आप मेरी सपोर्ट में कह रहे हैं जुमला, लेकिन थैंक यू सो मच और आपने आप ये भी कहा। बता दें कौन कौन लोग हैं जो बुरी कॉमेडी लिख रहे हैं। नहीं मुझे कॉमेडी लिखने वाले लोगों का तो मुझे पता ही नहीं है सर, बिल्कुल नहीं पता मुझे। कॉमेडी मैंने की है, और कॉमेडी बेसिकली जुमलों से ज़्यादा नहीं होती, मेरे ख्याल में जेस्चर्स होते हैं। जैसे फ्रेंड्स में देखा करता था, फ्रेंड्स मुझे बड़ा पसंद था। सिचुएशनल कॉमेडी। बिल्कुल सिचुएशन कॉमेडी, उसमें छोटे छोटे जेस्चर्स जो है ना बड़ा काउंट करते थे, लेकिन उनकी जो लिखने वाले लोग थे वो फिर ऐसी चीज़ लिखते थे जो कि थोड़ी सी सबलिमिनल भी होती थी, उसको रीड बिटवीन द लाइंस वाली चीज़ को भी आप उसको कंसिडर किया जाता था, उन जुमलों को या उन सिचुएशंस को या उन एपिसोड्स को। हाँ अब इसमें एक और स्कूल ऑफ थॉट है जो कि शोएब मंसूर साहब का था, 50-50 हम आज भी याद करते हैं, ठीक है, इतने साल गुजर चुके हैं, 50-50 याद करते हैं। उसकी वजह यह है कि उसके कम एपिसोड्स थे और ज़बरदस्त और जानदार किस्म के एपिसोड्स थे, उसको ज़्यादा खींचा नहीं गया गया। एक तो मसला ये है कि यहाँ पे एक चीज़ हिट हो जाए, उसको इतना खींचते हैं इतना खींचते हैं इतना खींचते हैं कि उसके बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। आपको अगर एक ऐसी वेब सीरीज़ में एक ऐसा किरदार ऑफ़र होता है फ़ाइक खान को जिसमें फ़ाहिश मकालमों और उरिया मनाजर की भरमार है और फ़ाइक खान को गालियाँ भी देनी है और वो किरदार के हिसाब से हैं, वो फ़ाहिश गालियाँ उस कैरेक्टर की डिमांड भी हैं, फ़ाइक खान करेगा? गालियाँ मैं बहुत बेहतरीन दे दूंगा, लेकिन मैं उरिया मनाजिर जो है ना ये शूट नहीं करा सकता, इसमें ज़रा थोड़ा सा मुझे रखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक टच की हद तक। फ़ाइक खान के चाहने वाले, चाहे वो मर्द हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, वो पाकिस्तान से रहने वाले हैं, अक्सरियत आपकी है। आपको लगता है कि वो फ़ाइक खान को गालियाँ देते हुए या किसी के गले लगते हुए देख के उनका रिएक्शन क्या आएगा? गालियाँ देते हुए तो बहुत ही बुरा रिएक्शन आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। लेकिन हाँ अगर आप बात करते हैं ना एक क्लाउड कंट्रोल की जो मेरे फैंस के ऊपर है, जो भी एक फॉलोइंग है, देखिए मैंने एज हीरो कम काम किया है, एज कैरेक्टर आर्टिस्ट एज विलन मैंने ज़्यादा काम किया। मुझे नेगेटिव कैरेक्टर करना पसंद है। इसका क्यों मुझे पसंद है, पॉजिटिव कैरेक्टर में ना वो बात नहीं होती जो अंदर से निकल नहीं रहा होता, जो फन तड़प रहा होता है अंदर बेसिकली। यहाँ पे मसला ये हमारी इंडस्ट्री के साथ एक हीरो है एक हीरोइन है, ड्रामा ख़त्म है, ये मसाइल से हम नहीं निकल पा रहे। ऊपर से एक और चीज़ है कि जी फीमेल ओरिएंटेड फील्ड हो गई है बहुत ज़्यादा, घर की ख़वातीन ड्रामा देखती हैं, मर्द नहीं देखते, तो मर्दों का जो कंटेंट है वो नहीं होगा। आप इस तरह की चीज़ें कर लें, लेकिन कहने का मकसद है कि कुछ तो आप एक कंटेंट ऐसा दे सकते हैं जिसके अंदर एटलीस्ट मर्दों को भी बराबरी हासिल होगी परफॉर्मेंस ऑफ मार्जिन में। अच्छा, इसमें कुछ हद तक उनकी बात भी ठीक है। अगर आप देखें मिसाल के तौर पे, हमारे एक दोस्त हैं आतिफ अली, उन्होंने एक ड्रामा बनाया खान के नाम से। वो मैन ओरिएंटेड ड्रामा था, बहुत बड़ी कास्ट थी, बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी और बहुत अच्छा लिखा हुआ ड्रामा था, ज़बरदस्त ड्रामा। अच्छा, उसके मुकाबले में उन्होंने एक और ड्रामा लिखा जिसकी प्रोडक्शन वैल्यू भी इतनी हाई नहीं थी, उसकी कास्ट भी इतनी अच्छी नहीं थी और वो ड्रामा औरत के रोने धोने के ऊपर था, शिज़ा के नाम से। शिज़ा की रेटिंग जो थी वो स्काई हाई थी और खान बहुत कामयाब नहीं हो सका। रेटिंग देने वाले लोग कौन होते हैं, मेरी ये समझ से बाहर है। और कैसे रेटिंग देते हैं वो, कैसे रेटिंग लेते हैं वो, आप समझ रहे हैं मेरी बात, कैसे रेटिंग लेते हैं वो, आपको कैसे पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की रेटिंग पर एतबार नहीं? हाँ मुझे नहीं है एतबार, मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा ऐसा क्राइटेरिया जिसके तहत ये लोग ऐसा करते हैं। जहाँ तक आपने खान की बात की है, मर्दों का मैंने कभी किसी ड्रामे का नाम लेते हुए ऐसा सच नहीं सुना। खान ड्रामे का नाम मैंने हर मर्द की ज़बान से सुना, हर लड़के की ज़बान से सुना, अपने दोस्तों की ज़बान से सुना। नुमान एजाज का वो कैरेक्टर, वो स्टाइल, वो ऑरा, वो पर्सनालिटी जो उसके अंदर मतलब आ गई, जो शूट कर ली, और जो इसका डायरेक्टर था अली फैज़ान, जिस तरह से उसने शूट किया, मतलब मेरे लिहाज से एक बहुत अच्छा ड्रामा था अगर मेल ओरिएंटेशन की बात करें आप तो। कि जैसे आप मतलब इतने सीनियर अदाकार होने के बाद और आप पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की रेटिंग के बारे में ये राय रखते हैं, तो जो लोग चैनल चला रहे हैं या जो चैनल के अंदर जो लोग कंटेंट डील कर रहे हैं या जो ड्रामा प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लोग हैं, वो क्या आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, वो इत्तेफाक करते हैं तो पैरेलल सिस्टम क्या है, सोल्यूशन क्या है, क्या रेटिंग कैसे डिटरमिन होगी? सर देखें, अभी जो 10 साल पहले इंडस्ट्री थी वो अब नहीं है। इसके जो तरीक़ा कार है ना वो बड़ा डिफरेंट हो गया। एक तो हमारे यहाँ मसला ये है कि हर बंदा अपनी ज़ात के अंदर शहंशाह है। वो समझता है कि जो मैंने कर दिया, जो मैंने एक लायामल दे दिया है, जो मैंने स्ट्रेटजी, देखिए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन हर चैनल का होता है, हर हिसाब से होता है, लेकिन उसके अंदर आपको थोड़ा सा हम्बल होना होता है, पोलाइट होना होता है। आप फ़िरौन नहीं बन सकते एक सीट पर बैठ के, और यहाँ फ़िरौनियत है। फ़िरौन का नाम बताना पसंद करेंगे आप? नाज़रीन जानना चाहेंगे। देखिए सर, किसी एक फ़िरौन का अगर मैंने आपको नाम बता दिया तो फिर मैं बहुत सारे दुश्मन वैसे ही हैं मेरे, अपने लिए और ज़्यादा दुश्मन पैदा कर दूंगा। हम बात करते हैं मेथड एक्टिंग की। मेथड एक्टिंग पाकिस्तान के अंदर
मतलब मैंने देखा है आप करते हैं, सलीम महराज साहब हैं, गौहर रशीद साहब कमाल के मेथड एक्टर हैं। क्या ड्रामा के अंदर मेथड एक्टिंग की जा सकती है, जो टाइम कंस्ट्रेंट्स आपके साथ हैं और जो चीज़ें हैं? बिल्कुल की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है सर। मैंने तो सिर्फ एक टेलीफिल्म की थी अंधे वाली, जो मैंने आपको बताया, जो कि मुकाबले के लिए सिलेक्ट हुई थी हम टीवी फेस्टिवल में। उसके लिए मैं जब सेट पे आता था तो मैं आंखें बंद करके ही चीज़ें कर रहा होता था, ज़्यादातर तारीफ कर रहा होता था अपने ऊपर। उसका मुझे ये होता था कि उसका टोन, जो डायलॉग डिलीवरी का था, क्योंकि वो म्यूजिशियन था, और जो चीज़ें थी उसमें मुझे काफ़ी हेल्प होती थी। जैसे हम लोग नथिया गली के आसपास शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे मैं ऊबड़ खाबड़ सी घूमती हुई लहराती हुई सड़कें थी, तो वो अंधा कैसे करता है एहसास। तो मुझे एक छड़ी यहाँ पे मारनी होती थी और एक यहाँ पे, तो मैं अपनी खुद प्रैक्टिस कर रहा होता था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ये क्लेम करता है कि जब उसने गैंग्स ऑफ वासेपुर किया फजल का कैरेक्टर, तो वो कहता है कि ड्यूरिंग शूट ऑफ दैट फिल्म वो इतना ख़तरनाक हो गया था कि वो डरता था कि शूटिंग के दौरान नॉर्मल हालात में जब कैमरा ऑन नहीं है तो उससे कोई एक आदमी ना मर जाए। वो इस किरदार में अपने आप को इतना ढाल चुका था, और अकॉर्डिंग टू हिम जब फिल्म की शूट ख़त्म हो गई तो उसके बाद 3 से 4 माह उसको लगे अपने आप को इस कैरेक्टर से बाहर निकालने का। मतलब इस किस्म की बातें हम हॉलीवुड के लोगों से सर सुनते मैं हैं। यहाँ पे आपको ज़रा कट करूँगा। नवाजुद्दीन का एक और भी चक्कर था, गैंग्स ऑफ वासेपुर उसको क्लिक हो चुका था कि ये मेक और ब्रेक है मेरे करियर के लिए। सर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, अगर मेरे पास एक ही ड्रामा है, मेरे पास और कोई काम नहीं है, मिसाल के तौर पे मार्लन ब्रांडो के पास जिस तरह से स्टूडियो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, गॉड फादर ही थी, इसके बाद वो रीबॉर्न हुआ है, उसका जिंदा हुआ है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का स्टेटमेंट एक जगह ये भी है कि मुझे करना ही करना था वो कैरेक्टर अच्छा, वो मैं नहीं करता तो मैं नवाजुद्दीन नहीं बन सकता था। और ये बात तय है सर, उससे पहले नवाजुद्दीन नहीं था। जिस तरह हम अमिताभ बच्चन के लिए भी एक बात सुनते हैं कि जी जंजीर से पहले तो वो फ्लॉप हो चुका था, जा रहा था, तो प्राण ने आके उसको बोला, जो एक्टर प्राण थे उन्होंने बोला कि उसको आके कि यार एक है कर लो तुम। वो एक टर्निंग पॉइंट था। और ये भी किस्मत से होता है। हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि इसमें, इस फ्रीलांस काम में, जॉब तो है नहीं ना ये, इस फ्रीलांस काम में टैलेंट के साथ नसीब का बहुत बड़ा कॉम्बो है। पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल बात हो रही थी मेथड एक्टिंग की। फ़ाइक आपने जिक्र किया गॉड फादर का। आई वॉज बीइंग टोल्ड, और मैंने कहीं पढ़ा कि जब कपोला इस फिल्म को बना रहे थे और जब वो लेके गए इसको यूनिवर्सल स्टूडियो के पास, उन्होंने कहा मैं फ़िल्म बनाना चाहता हूँ और मैं इस फिल्म में मार्लन ब्रांडो को लूँगा तो स्टूडियो वाले इसके ऊपर सीख पाओगे। उन्होंने कहा आप किसी को भी ले लें, इस आदमी को आप हीरो नहीं ले सकते। कपोला और मार्लन ब्रांडो के अपने आपस में इख्तलाफात इतने थे कि वो एक के साथ काम करना नहीं चाहते थे। कपोला ने कहा कि मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे स्क्रिप्ट के लिए इससे ज़्यादा मौजूद शख्स कोई है नहीं। मार्लन ब्रांडो कपोला के साथ काम नहीं करना चाहते थे, वो उस पर बहुत गुस्सा कर चुके थे, वो तहैया कर चुके थे मैं इस तरह काम नहीं कर चूँगा, अनाउंस कर चुके थे। इसके बावजूद उन्होंने मिलकर काम किया, स्टूडियो ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया। सवाल ये है कि अगर डायरेक्टर को एक्टर पसंद नहीं है, एक्टर को डायरेक्टर पसंद नहीं है और प्रोड्यूस करने वालों को भी एक आदमी पसंद नहीं है था, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी शाहकार फिल्म सामने आई, आप क्या कहते हैं इस पर? सर देखें, इसमें ना कुछ शराइत थी स्टूडियो की कि, और मार्लन ब्रांडो को भी पता था कि वो अपने करियर के अंदर कहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। चक्कर ये था कि उन्होंने कोई 2-3 शर्त रखी थी, जिसमें एक तो शर्त पैसे से रिलेटेड थी, पेमेंट से रिलेटेड थी कि इनकी मर्ज़ी की पेमेंट नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये थी कि इनको ऑडिशन देना होगा। तीसरी पता नहीं, मुझे याद नहीं कि क्या थी। उन्होंने कहा ठीक है, सही है। अब वो डिसाइड तो कर चुके थे कि इससे बेहतरीन मौजूद शख्स कोई नहीं है, लेकिन जब इन लोगों का सेट का पहला दिन था, उससे कबल इन लोगों ने 1-to-1 मीटिंग की, जितने इख्तलाफात थे अपने वो मिटाए, बॉन्डिंग अपनी क्रिएट की, कंफर्ट जोन बनाया, अपनी अना, तकब्बुर, रऊनत को साइड पर रखा, और उसके बाद कैरेक्टर और प्रोजेक्ट से दोनों ने इंसाफ किया। दोनों ने सिंसेरिटी एक दूसरे को नहीं दी, दोनों ने अपनी सिंसेरिटी दी प्रोजेक्ट को, जिसके लिए उनको आपस में बॉन्डिंग करना पड़ी, और फिर उसके बाद काम हुआ, ज़बरदस्त काम हुआ। सवाल ये है कि अगर आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और जो डायरेक्टर है वो आपको पसंद नहीं करता या आपको डायरेक्टर पसंद नहीं है, तो परफॉर्मेंस देते वक्त ये चीज़ आपके माइंड को कितना इफेक्ट करती है एज एन एक्टर, कि जिस डायरेक्टर के साथ आप काम कर रहे हैं उसके साथ आपकी जहनी हम आहंगी नहीं है, आपकी दोस्ती नहीं है। अच्छा, ये हुआ था बिल्कुल। हमारे बड़े अच्छे से एक डायरेक्टर है जिनका हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, उनके साथ मैं एक टेलीफिल्म कर रहा था, और वो एक पॉलिटिकल बेस्ड टेलीफिल्म थी, अगर आपने शायद
मैं आपको बता दूंगा इस प्रोग्राम के बाद क्या था। तो मेरा उनसे अभी आप क्यों नहीं बता सकते? अभी मैं नाम नहीं लूँगा ना, नाम लूँगा तो फिर वो बदनाम हो जाएंगे जाएंगे। बहुत। हाँ हाँ, तो वो वाली बात है कि इस पे एक शेर भी जहन में आया कि ताक में दुश्मन भी था पुश्त पे अहबाब भी, ताक में दुश्मन भी था पुश्त पे अहबाब भी, पहला तीर किसने मारा ये कहानी फिर सही। खैर वो उनसे मेरे अख्तलाफात थे, नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ कर रहा था, तो मुझे इतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा था क्योंकि मैं अपने कैरेक्टर के अंदर इन्वॉल्व था और उसकी जो भी चीज़ें मुझ तक पहुंच रही थी, इंस्ट्रक्शन वो भी ऐसी थी कि मुझे उसके अंदर कोई वाइब्स ऐसी नहीं आ रही थी कि तज़ीक आमेज़ रवैया है या क्या नहीं है। मैं जब कैमरा खुलता था तो ओपन होता था तो बस फिर शॉट दे रहा होता था मैं सेट, मुझे इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन गोरे और हमारे दिमाग में फ़र्क है ना सर, वो गोरा है, हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा, आपने थिएटर भी किया, ड्रामा भी किया, फिल्म आपने अभी तक नहीं की। एक तो फिल्म क्यों नहीं की, इसकी वजह बता दें। दूसरा ये, अगर आपको प्रेफरेंस दी जाए, फ़ाइक खान एज अ थिएटर आर्टिस्ट, फ़ाइक खान एज अ ड्रामा आर्टिस्ट या फ़ाइक खान एज अ फिल्म एक्टर, आप प्रेफरेंस क्या देंगे? एज ड्रामा आर्टिस्ट मैं सुकून से हूँ। कहते हैं कि 14 बरस हो गए आपको इंडस्ट्री में काम करते हुए, आप क्या समझते हैं कि आज आप जिस मकाम पर हैं, क्या आप इस मकाम पे ही आपको होना चाहिए था या इससे आगे होना चाहिए था, और क्या वजह है कि आप उससे आगे नहीं जा सके जितना आप जाना चाहिए था? ये अच्छा सवाल है। मेरा ख्याल है कि मुझे ज़्यादा आगे होना चाहिए था, लेकिन तय्युन आप अपने करियर का खुद से कुछ कर नहीं सकते। आप बस काम करते रहते हो और ये अज्यूम कर रहे होते कि हाँ एक दिन आएगा कि यार मैं इससे भी ज़्यादा आगे होऊंगा। मज़े की बात है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था, वो आप उनको नहीं ढूंढ सकते। तो मेरा ख्याल है मैं उनसे बेहतर हूँ जो कि मैं इतना आगे हूँ, उतना आगे नहीं, इतना आगे हूँ। एक मौसर लॉबी का हिस्सा ना होना या पर्ची ना होना आपके कैरियर को कितना अफेक्ट करता है? उसने आपके कैरियर को कितना अफेक्ट किया और किसी बाकी न्यू कमर्स की या बाकी लोगों के कैरियर को कितना अफेक्ट करता है? लॉबी सिस्टम, फेवरेटिज्म, इसमें अगर कोई आ जाए और किसी के गुड बुक के अंदर शामिल हो जाए तो वो फिर वो यहाँ पहुँच जाता है, और जो नहीं पहुँचता वो फिर घर में बैठा वेट करता है, जो होगा उस तरह से होगा। मतलब अगर आना होगा, एक जॉब अगर घर पे दस्तक देगी तो वो आके दे देगी। तो कुछ इस तरह के बिलीफ वाले हमारे तरह के भी लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि नहीं यार हर जगह जाना ज़रूरी नहीं होता, सोशलाइज़ करना ज़रूरी नहीं होता हर जगह, तो वो अपनी अपनी जगहों पर जाते हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। मतलब मैं भी जाता हूँ जगहों पर, प्लेसेस पर, या लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इस पर बिलीव नहीं करता। एक मर्द एक्टर और एक खातून एक्टर, उसको अगर किसी पावरफुल और मौसर लॉबी का हिस्सा बनना है तो उसको क्या करना चाहिए? फीमेल के लिए तो बहुत सारी आसान चीज़ें, बहुत आसान रास्ते हैं किसी भी लाजमी चीज़ का बताइए। हिस्सा करने। हाँ वो बस वो आप करें आराम से, पार्टीज़ वार्टीज़ में जाएं, आप करें, कनेक्शन बनाएं अपने और दोस्तियाँ वोस्तियाँ करें। लेकिन मैंने बहुत कम फीमेल ऐसी देखी हैं जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और बड़ा नाम कमाया उन्होंने। मैं यहाँ बात करना चाहूँगा कास्टिंग काउच की बात कर रहा हूँ, गिव एंड टेक की बात कर रहा हूँ। सर उसका ना आप हतमी तौर पे कह नहीं सकते, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे ना 100 मुँह 100 बातें, तो वो आप हतमी तौर पे इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आपने देखा नहीं होता। तो मेरे ख्याल में जो चीज़ देखी भी ना हो तो वो उसके बारे में कमेंट करना मेरे ख्याल में बड़ा अजीब सा हो जाता है। लेकिन हाँ कुछ फिशी वाली चीज़ जो है वो होती है। एक लड़का अदाकारी की तालीम लेकर आया है और वो कैरियर बनाना चाहता है, आप उसको क्या एडवाइस करेंगे? सर मेरे ख्याल में पहले थिएटर करे वो ज़्यादा बेहतर है। थिएटर करने से होता है कि आप का जो बेसिक जो फंडामेंटल स्किल्स होती है ना उनको ज़रा वो शार्प होती हैं थोड़ी सी। उसके बाद जब आप ड्रामा करना, क्योंकि देखिए थिएटर लाउड है, अब थिएटर के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जब आते हैं फर्स्ट टाइम हमारे सामने ड्रामे के अंदर हर चीज़ लाउडली कर रहे होते हैं, तो वो थिएटर लाउड कर देता है ना आपको, हर चीज़ में आप लाउड हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ड्रामा आपको अंडरटोन करता है, ड्रामा आपकी ट्यूनिंग करता है, कहाँ पे लाउड जाना है, कहाँ पे आपको धीमा बोलना है, कहाँ पे आपको मतलब एक आपको कहाँ पे सस्टेन करना होता है, वो ड्रामा बताता है। ड्रामा जब आप शूट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के आर्टिस्टों का जिक्र लोग नहीं करते। पाकिस्तान में अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं, अभी भी हैं। फ़ाइक खान ने भी जिक्र नहीं किया, वजह? और अगर पाकिस्तान में ऐसे कुछ आर्टिस्ट हैं जिनको आप बतौर इंस्पिरेशन लेते हैं, कौन से? सर जब ड्रामे मतलब थिएटर स्टार्ट करने से पहले अगर मैं रेनबो सेंटर से किसी आर्टिस्ट की अगर मैं लाता था सीडीज़ देखने के लिए जिनसे सीखना चाहता था, वो थे सलीम नासिर साहब और शब्बीर जान साहब, जो मेरे फेवरेट रहे हैं। अच्छा अब शब्बीर जान का जो भी है मतलब चीज़ें हैं उन पे स्टार्टिंग जो ड्रामे हैं वो ऐसे ड्रामे जैसे कि इल्ज़ाम एक ड्रामा था, वो मैंने सीडी पे लाके देखा। सलीम नासिर साहब का आंगन टेढ़ा, जिसमें वो रुकनुद्दीन बैबरस आखिरी चट्टान जो ड्रामा था वो, और अनकही,
मतलब मेरे फेवरेट एक्टर्स में जो पाकिस्तानी नाम आप कह रहे हैं वो शबीर जान साहब और सलीम नासिर साहब। फिर मुझे मौका मिला शबीर जान साहब के साथ काम करने का। उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि बेटा एक बात याद रखो, कोई पढ़ाई कोई चीज़ कुछ नहीं बनाती। सबसे जो पहली चीज़ है ना जो एक्टर बनाती है वो है ऑब्जर्वेशन, आप कितने ऑब्जर्वेंट हैं। फिर उन्होंने एक एग्जांपल दी, हम लोग लियारी एक्सप्रेस कर रहे थे जिसके अंदर मैं वो चीड़े ये वाला एक कैरेक्टर प्ले कर रहा था, बलूची का काला वाला हुआ होता फुल, नाकाम कोशिश की थी काला करने की उन्होंने मुझे, एनीवेज। तो उसमें वो डांस वांस कर रहे थे तो मुझे भी करना था, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँगा ये वाला डांस। उन्होंने कहा तुम सिर्फ इनकी हरकत और सकनात बॉडी लैंग्वेज पे गौर करो, अगर तुम एक्टर हो, अगर तुम ये चीज़ कर सकते हो तो खुद ब खुद तुम्हारे अंदर चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद फिर जब मेरी टेक हुई तो वाकई मैंने किया। फिर मैंने ये चीज़ जहन में मेरे आई, नई चीज़ सीखी मैंने कि ऑब्जर्वेशन बड़ी ज़रूरी चीज़ है। ऐसी हमारे पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में ऐसी क्या ख़ास बात है जो हमें दीगर ममालिक की ड्रामा इंडस्ट्री से इम्तियाजी हैसियत बख्शती है, और ऐसी कौन सी खामी है हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर जिसको अगर ठीक कर लिया जाए तो मौजूदा सूरत हाल में भी बहुत बेहतरी आ सकती है? पुराने ज़माने के लोग ज़्यादा एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन अभी भी हमारे, क्योंकि हमारी जो स्टोरीज़ हैं ना वो जेन्युइनली हमारे माशरे का हिस्सा हैं। माशरती एतबार से देखा जाए तो बड़े मसाइल हैं और बाज़ ऐसे अवामिल हैं जो कि लोगों को पता नहीं होते। अब हम माशरे की गहराई के अंदर जाके जो स्टोरीज़ निकाल के लेकर आते हैं वो पहले नहीं देखी जाती थी। पहले भी ज़माने के अगर लोग एग्जाम्पल देते हैं ना पीटीवी के दौर के, तो उसमें भी हफ्ते में 60 ड्रामे चलते थे, उसमें से कोई एक हिट होता था। लोगों को वो जो फ्लॉप हुए ड्रामे वो नहीं याद, जो हिट हुए ड्रामे वो याद हो, जिनकी जो गिनती के ड्रामे जिनकी एग्जाम्पल आप दे देते हैं। लेकिन अभी भी ऐसे बाज़ लोग हैं जो माशरती मसाइल को उजागर करके उसकी स्क्रिप्टिंग करके वो अपना एक नैरेटिव बना के उसको पेश कर रहे हैं, जो कि कामयाबी से बाहर भी देखा जा रहा है और बाहर चल भी रहा है। तो कहने का मकसद है कि अभी भी वो पावर हमारे ड्रामे के अंदर, वो एसेंस है जो बाहर की दुनिया वाले सूंघ सकते हैं, जो मुअत्तर कर दे वहाँ की फ़िज़ाओं को। अच्छा, अब आप बात करते हैं या पूछते हैं कि जी इसकी जो खामी है वो कैसे दुरुस्त की जाए। खामी सर ये कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा अपने ड्रामे को ना वल्गैरिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल। अच्छा ये बताइए, जो हमारा भारतीय ड्रामा है उसने हमारे ड्रामों को अफेक्ट किया थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर तुर्क ड्रामों का एक सैलाब आया, ठीक है। इन दोनों ममालिक के जो ड्रामा इंडस्ट्री की जो ड्रामे हमने यहाँ दरामद की और चलाए बड़े ज़ोरों शोर से, इसने हमारी यहाँ की कंटेंट की ओरिजिनलिटी को कितना मुतासर किया? सर ओरिजिनलिटी को क्या, बस वो कंटेंट थोड़े से डिफरेंट कंटेंट थे और इंटैक्ट रखा उस कंटेंट ने व्यूवर को, और व्यूवर को एक फ्लेवर भी मिला। व्यूवर को ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंटेंट मिला, व्यूवर को अच्छे चेहरे भी मिले, टर्किश चेहरे, यूरोपीय चेहरे सर, मतलब अट्रैक्शन, और उनको लोकेशंस भी मिली बाहर की दुनिया की, तो जाहिर सी बात है उनको एक फ्लेवर मिला। 2005 और 6 के अंदर जो स्टार प्लस ने दी थी चीज़ें कि जी क्या 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 1000 करोड़ की बातें हो रही हैं, वो एक अलग चीज़ मिली। थोड़ा सा हमारा व्यूवर जो है वो चला गया था, फिर दोबारा पटरी पे आ गया था वो जब थोड़ा सा काम करना शुरू किया। हम लोगों ने भी वो चीज़ें अडॉप्ट करनी शुरू कर दी थी, ऐसे ऐसे कैमरा हिलाना, ये करना वो करना। तो इन नशीबो फराज से गुजरने के बाद ड्रामा कहीं ना कहीं स्टैंड कर गया हमारा। फिर भी फ़ाइक खान को एक अच्छा स्क्रिप्ट ऑफर होता है बहुत कम पैसों के साथ फिल्म के लिए, और फ़ाइक खान को एक भर्ती का किरदार ऑफर होता है बहुत अच्छे पैसों के साथ कमर्शियल फिल्म के लिए। फ़ाइक खान क्या चूज़ करेगा? सर वो जो कम बजट की मूवी होगी वही चूज़ करूँगा ऑफ कोर्स। पैसे नहीं चाहिए आपको? नहीं, पैसे फिर बाद में देखेंगे, उसका पहले तो आएंगे ना अच्छी चीज़ के अंदर, पहले तो वो चीज़ करेंगे जो दिल को छुए। एक न्यू कमर अगर पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में आता है अपना कैरियर बनाने के लिए, तो क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके लिए? बेसिकली कराची की ड्रामा इंडस्ट्री कितना टफ टाइम देती है? सर बहुत टफ टाइम देती है। और ऐसे इसको मज़ीद ऐड करता हूँ, अगर वो लड़की है तो कितना टफ टाइम मिलता है उसको, और अगर लड़का है तो फिर क्या होता है उसके साथ? अच्छा, अब लड़की में भी दो टाइप हो गई ना सर, एक हो गई नॉर्मल लड़की, अब नॉर्मल, एक होगी बहुत नॉर्मल, मतलब नॉर्मल शक्ल सूरत की लड़की होगी, एक होगी बहुत खूबसूरत लड़की। तो खूबसूरत लड़कियों का चक्कर है कि लड़कियां जल्दी आती हैं, तेज़ी से हिट होती हैं, और नो डाउट लड़कियां फिर वो समझदार छोटा सा सवाल मैं करता हूँ। नॉर्मल लड़की विद वेरी गुड एक्टिंग स्किल्स और एक इंतहाई खूबसूरत लड़की विद नॉर्मल एक्टिंग स्किल्स, कौन पहले कामयाब होगी यहाँ? मेरे ख्याल में जो अच्छी शक्ल सूरत की लड़की है उसको पहले लिया जाएगा। नॉर्मल वाली होगी कामयाब, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के अंदर वो रह जाएगी। इंडस्ट्री उसको उठाएगी, लेकिन ऐसे कैरेक्टर्स में उठाएगी कि जिसमें वो मतलब कोई बहुत ज़्यादा कोई मतलब हाईलाइटेड या कोई बहुत ज़्यादा ग्लैमरस किस्म का कैरेक्टर नहीं होगा। और वो जो लड़की होगी वो ग्लैमरस किस्म का कैरेक्टर या नॉर्मल कैरेक्टर भी अगर करेगी तो उसको जो 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 नज़र पड़ेगी वो सिर्फ इस लिहाज से पड़ेगी कि यार ये बड़ी खूबसूरत सी लड़की है,
क्योंकि इंडस्ट्री अच्छे चेहरों को चांस देती है। लेकिन अब लड़कों में भी ये है कि लड़कों में पर्ची सिस्टम जो है ना, किसी ने किसी को बोल दिया तो उसको चांस मिल गया। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी इतनी एफर्ट की है कि उसके बाद वो फिर कंसीडर भी हुए हैं और आ भी गए। ऐसे बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास जो कमिंग आउट ऑफ नो वेयर वो आके छा गए माशाल्लाह ताला। बड़े बड़े नामों में हमारे पास सलीम महराज का नाम है। देखें आप, एक्टर, एक ज़माना था कि इंडस्ट्री नहीं मानती थी, एक बात है। इमरान अशरफ, मतलब एकदम चीरता हुआ भीड़ को आगे निकल के आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ाइक आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में। ड्रामा इंडस्ट्री में क्या हो रहा है और एक अच्छे आर्टिस्ट को पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में किन मुश्किलात का सामना है, उसके बारे में फ़ाइक ने हमें बताया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, अपनी फ़ीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।